Hello students, I welcome you all in this third part of trigonometry of class 11th। आज हम ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो भी पूरा डीप में। 10th तक जो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा और 11th में जो हम पढ़ेंगे उनमें क्या डिफरेंस है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हमें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में क्या पता है? क्लास 11 से पहले हम क्या क्या चीज़ें जानते हैं, हमने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पढ़ा है, तो फिर थोड़ा सा उसमें डिस्कशन कर लेते हैं। हम सबसे पहले हम जानते थे कि ट्रिग्नोमेट्री हम कहाँ यूज़ करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हम यूज़ करते थे ट्रिग्नोमेट्री। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री होता था, इसके अपोजिट साइड अपनी हाइपोटेनस होती थी, एंड दिस वन इज बेस इफ एंगल इज गिवन हियर एंड दिस इज परपेंडिकुलर। ये सब चीज़ें हमें पता होती थी। और इस ट्राइंगल पे बेस्ड हम कुछ फॉर्मूलेज पढ़ते थे क्लास 10th में। वो फॉर्मूले इस तरह से थे, PVP HHB पढ़ो बेटा पढ़ो, हार्ड बुक्स। यहाँ से अपना सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में क्या बनता था, यहाँ पर ये साइन होता था, दिस वन इज कॉस, दिस इज tan, दिस इज कॉट, सेक एंड कोसेक। ये सब हमारे फॉर्मूले थे। तो साइन का फॉर्मूला यहाँ से क्या बन जाता था, P/H। कॉस का फॉर्मूला होता था B/H। tan का P/B, tan का तो हम बहुत जगह यूज़ करते थे। कॉट इज इक्वल्स टू B/P, sec is equals to H/B and cosec is equals to H/P। इसके अलावा भी हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी। देखो ये cosec is 1/sin होता था, sec is equals to 1/cos, cot is equals to 1/tan, और इनके रेसिप्रोकल भी होते थे। sin थीटा is equals to 1/cosec थीटा होता था, एंड here cos is equals to 1/sec थीटा, tan is equals to 1/cot थीटा। तो ये थे। इन सब के अलावा वी ऑल्सो हैड सम आइडेंटिटीज। दीज आर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल्स टू sec स्क्वायर, 1 प्लस cot स्क्वायर इक्वल्स टू cosec, tan थीटा इक्वल्स टू sin अपॉन cos। ये आप सबका फेवरेट फार्मूला, ये बहुत बार यूज होता था। cot इक्वल्स टू cos अपॉन sin एंड tan इंटू cot इक्वल्स टू 1। ये भी था एक्चुअल में, क्योंकि देखो cot क्या होता है 1/tan, tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास डायरेक्टली क्या आ जाएगी 1। इन सब के अलावा वी ऑल्सो हैड दीज फार्मूलाज, sin 90 माइनस a या sin 90 माइनस थीटा, जो कि cos थीटा होता था, और cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता था। ये सब हम पढ़ चुके हैं 10th क्लास के अंदर, तो ये सब हमको पता है। अब हम ये देखेंगे कि हमें नया क्या चीज़ पढ़नी है। उससे पहले एक चीज़ हो रहेगी, टेबल के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। ये टेबल थी हमारे पास में 0 से लेके 90 डिग्री तक, और इन सब की वैल्यूज़ थी। टेबल बनाना हमें आता था, पहले 0 1 2 3 4 लिखते थे हम, उसके बाद डिवाइड करते थे 4 से, फिर रूट वगैरह लेके, ये सबको आता था टेबल बनाना। अब हम देखते हैं कि अब हमें क्या सीखना है। अब हम देखते हैं कि ये जो वैल्यूज़ थी, ये वैल्यूज़ कैसे लेते थे। ये 45 की वैल्यू जो 1/√2 होती है साइन पर, क्यों होती है? इसके लिए देखो, मैंने एक ट्राइंगल बनाया ये, और यहाँ पर मैंने लिखा 45 डिग्री। अब अगर ये 45 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो ऑब्वियस है दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री, क्योंकि तीनों का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ये 45 है, ये 90 ही होना था, तो ये इसको भी 45 होना पड़ेगा। इट मीन्स ये ट्राइंगल कौन सा बना, ये बना आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। और जैसे ये ट्राइंगल बना आइसोसेलेस, तो हम इस साइड को अगर ए लिखूँ मैं अगर, तो इस साइड, ये साइड भी अपने पास क्या हो जाएगी, ए आ जाएगी। और पीजीटी की हेल्प से हमारे पास ये क्या आ जाएगा, a√2 आ जाएगा। अब देखते हैं 45 की हेल्प से मैं निकालता हूँ पहले sin 45। sin 45 का फॉर्मूला क्या था, अपने पास फॉर्मूला होता था ये PVP HHB। तो यहाँ से साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। तो देखो अगर 45 है तो P क्या होगा, a अपने पास, a। ओके, तो h क्या होगा, a/√2। तो a से कैंसिल हुआ, तो वैल्यू क्या है अपने पास, 1/√2। तो देख लो ये वैल्यू होती थी हमारे पास साइन की। इस तरह से हम वैल्यू कैलकुलेट करते थे। tan की बात कर लेते हैं, चलो tan 45 इज इक्वल्स टू P/B। tan का फॉर्मूला क्या होता था, P/B होता था। PV क्या है, a अपने पास, और BV क्या है, a। सो a/a इट विल कैंसिल, वैल्यू क्या आई हमारे पास में 1। तो इस तरह से हम वैल्यूज़ को भी फाइंड करते थे। हमने किया नहीं था, बट इस तरह से वैल्यूज़ फाइंड होती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसलिए तो डीप पढ़ने जा रहे हैं थोड़ा सा। अब देखते हैं 30 और 60 के लिए क्या करेंगे, उनकी वैल्यूज़ कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया मैंने। ये जो ट्राइंगल था ये था इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो ये कंप्लीट जो होगा वो 60 डिग्री होगा। दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 60 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री। अब मैंने यहाँ पे मीडियन ड्रॉ की है, और हमें पता है जो मीडियन होती है इक्विलैटरल की, वो यहाँ तो 90 पे बाइसेक्ट करती है, और ये भी क्या होता है, यहाँ पे भी बाइसेक्ट होता है 30 डिग्री। तो दिस इज 30 एंड दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री होगा। यहाँ पे इसको बाहर लिख देता हूँ, दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री। अब बिकॉज इक्विलैटरल ट्रायंगल था, तो मैं इसे नेम दे देता हूँ ए, दिस वन इज ए और दिस कंप्लीट इज ए।
तो ये कितना रह जाएगा, a/2 रह जाएगा यहाँ पे, और ये भी हमारे पास क्या रह जाएगा, a/2। अब हम निकालते हैं 60 और 30 के लिए वैल्यू। तो पहले चलो साइन की बात करते हैं, साइन 30। साइन का फॉर्मूला क्या होता था, p/h। अब p अगर 30 यहाँ पर है तो p क्या होगा, इसकी जस्ट अपोजिट साइड यानी a/2। तो a/2 तो हमारा हुआ p। हाइपोटेनस a यहाँ पर, तो a से कैंसिल हुआ, 1/2 बच गया, और साइन 30 की वैल्यू हमारे पास बिल्कुल 1/2 ही होती थी। अब 60 भी निकाल के देख लेते हैं, साइन 60 डिग्री, साइन 60 फॉर्मूला तो सेम ही है p/h, बट अगर 60 ये है तो परपेंडिकुलर इस बार ये बनेगा। तो जैसे ये परपेंडिकुलर बना, ये अपने को निकालना पड़ेगा। अब देखो ये कैसे निकालते हैं, मीडियन निकालने के लिए ये है अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं पीजीटी लगाऊं तो देखो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये था a/2 स्क्वायर प्लस ये लेंथ को नेम दे देते हैं अपने a b c एंड दिस वन इज d, सो दिस इज ad स्क्वायर। तो अगर मुझे ad चाहिए तो ये यहाँ के माइनस हो जाएगा, जैसे ये माइनस होगा तो a स्क्वायर माइनस a²/4 स्क्वायर था ना यहाँ पे, इसलिए तो ये बना अपने पास ad स्क्वायर। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट विल बी 3a²/4 इज इक्वल्स टू ad स्क्वायर। तो यहाँ से ad के लिए हमारे पास आ चुकी है ना, ad इक्वल्स टू 3 तो जाएगा रूट में, a स्क्वायर का a और 4 की जगह पे 2 आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो p अपने पास, p की जगह पे क्या आना चाहिए, अब आना चाहिए √3a/2 एंड डिवाइड माई h, h इज ऑल्सो a, सो कैंसिल, वैल्यू क्या है अपने पास √3/2। तो देख लो √3/2। तो इस तरह से वैल्यूज़ का हम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि वैल्यूज़ कैसे आई हैं। ये बात तो चलो ठीक है। अब सोचने की बात ये है कि अगर 0 डिग्री पे मुझे वैल्यू चाहिए या 90 डिग्री पे मुझे वैल्यू चाहिए तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगा, और यही एक कमी थी इस सिस्टम के अंदर जो हमने अभी तक पढ़ा। तो देखते हैं कमियों के ऊपर। लिमिटेशन जो होती है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वो क्या होती है कि अगर मुझे 0 और 90 डिग्री बनाना है तो मैं कैसे वैल्यू निकालूँ, मतलब 0 और 90 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालूँ। चलो ट्राई करते हैं ट्रायंगल बना के। सपोज मैंने ट्रायंगल बनाया ये, अब कहा यह जाता था 10th में हमने करते थे कि ये एंगल इतना छोटा होगा कि अप्रॉक्सीमेटली 0 के इक्वल होगा। ये अगर खुद सोचो, अगर एंगल 0 के इक्वल हो गया तो ये जो लाइन है, ये लाइन तो इसके साथ मिल जाएगी जस्ट। जब ये लाइन इसके साथ मिल जाएगी तो ये ट्रायंगल तो बनेगा ही नहीं, और ट्रायंगल बनेगा नहीं तो फिर अपने वैल्यू कैसे निकाल लें, नहीं निकाल सकते थे ना। बट ये एक्चुअल में गलत नहीं मान सकते अपने इसको, क्योंकि जब हम 10th में जब ये पढ़ते थे तो हम 10th के नॉलेज के हिसाब से पढ़ते थे। 10th में हमारे पास सिर्फ इतनी नॉलेज होती थी कि उसके हिसाब से ये चीज़ सही मानी जाती थी। बट अब 11th क्लास में हम इसका एक्चुअल में देखेंगे कि इसको कैसे हम कंसिडर कर सकते हैं, कैसे 0 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। दूसरी लिमिटेशन इसकी है कि अगर वैल्यूज़ 90 से ज़्यादा हैं, साइन 90 तक हमने वैल्यू निकाल चुके थे, अगर मुझे सपोज साइन 120 या कॉस 120 की वैल्यू चाहिए तो मैं ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टीज़ को नहीं यूज़ कर पाऊंगा, जो हमने लास्ट इसमें देखी थी। अभी वाली प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये जो लिमिटेशंस हैं, इन लिमिटेशन को अभी दूर करना है हमें, और दूर करने के लिए हम नया सिस्टम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। अब हम देखते हैं कि नई डेफिनेशंस क्या होती हैं इनकी। हम उनको नए अलग तरीके से पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ को सर्कुलर सिस्टम में हम पढ़ेंगे। तो देखो ये सर्कल है मेरे पास जिसकी रेडियस है r। अब आपको एक चीज़ समझनी है, मैं एक वर्ड यूज़ करूँगा प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब समझ लो पहले, उसके बाद देख चलते हैं आगे। कि सपोज़ ये लाइन ऐसे रखी हुई है, अगर मैं यहाँ पर एक टॉर्च रख दूँ, यहाँ पर एक लाइट आ रही है, मेरे मान लेते हैं अपने टॉर्च की लाइट अगर यहाँ से आ रही है, तो देखो जो इसकी ये जो r है, इसकी जो प्रोजेक्शन यानी परछाई जो बनेगी इस एक्सिस के ऊपर, वो कैसे बनेगी, इतनी बनेगी। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि ये टॉर्च से जो लाइट आ रही है, जब लाइट इस पर पड़ेगी है, जब ये लाइट इस पर पड़ेगी है तो क्या करेगी, ये लाइट यहीं तक तो पड़ रही है, तो मतलब अपने को ये जो है ना, इसकी परछाई अपने को यहाँ दिखेगी, इतनी दिखेगी। तो इसे हम बोलते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, क्योंकि ये अपने पास एक्स एक्सिस होती है, दिस इज़ वाई। सो इसे बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। अब सिमिलरली अब इस टॉर्च को उठाऊंगा मैं और इस टॉर्च को यहाँ लेके आए, अगर अपने टॉर्च को अगर हम यहाँ लेके आते हैं, मान लो सेम टॉर्च है, इसको हम यहाँ लेके आते हैं, तो अब देखो क्या हो रहा है। अब ये यहाँ तक पड़ रही है तो इसकी परछाई अपने को मिलेगी यहाँ पे ऐसे, और यहाँ तक मिलेगी। अब ये जो परछाई बनी अपने पास, इसे बोलेंगे हम प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस। आपको दो चीज़ें समझनी है ढंग से। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार, क्या किया हमने अभी। देखो
ये मेरे पास है रेडियस r। अगर मैं यहाँ पर इसका प्रोजेक्शन निकाल रहा हूँ, मैं टॉर्च वाली बात तो मैंने बता दी, इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो एक्स एक्सिस पर इतना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी मुझे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा और जितना ये चीज़ आएगी ये, इसे हम बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। सिमिलरली ये जो इतनी जो चीज़ होगी इसे हम बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस। ये दो चीज़ें आप पहले दिमाग में डाल लो, उसके बाद ही आगे चीज़ें समझ आएंगी कि जो भी रेडियस है उस रेडियस की परछाई बोल सकते हैं अपने एक्स एक्सिस के ऊपर जो पड़ेगी उसे बोलेंगे हम प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, एंड उसकी परछाई जो वाई एक्सिस पे पड़ेगी उसे हम बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस। अब हमारे पास है डेफिनेशंस, ये न्यू डेफिनेशंस है, ये हमें याद करनी है पहले तो, उसके बाद ही हम इसको यूज़ कर पाएंगे। तो देखो साइन थीटा का अब से जो भी फॉर्मूला बनेगा वो क्या रहेगा, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस डिवाइड बाय लेंथ ऑफ रेडियस। इट मीन्स देखो ये है जो इसका वाई एक्सिस पे, यानी इसको मैं वाई लिख लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज वाई। रेडियस का प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे डिवाइड बाय लेंथ ऑफ रेडियस, अगर मैं फॉर्मूले में इसको कन्वर्ट करना चाहूँ तो दिस विल बी वाई अपॉन आर। सिमिलरली कॉस के लिए देखते हैं, कॉस का फॉर्मूला क्या बनता है, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस, यानी ये चीज़ इस रेडियस का कितना प्रोजेक्शन, कितनी परछाई पड़ रही है यहाँ पे, इसे हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस डिवाइड बाय लेंथ ऑफ रेडियस। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, एक्स अपॉन आर। नाउ टेन की बात करते हैं, टेन के लिए क्या है, देखो टेन का फॉर्मूला है प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस डिवाइड बाय प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। इट मीन्स इसका फॉर्मूला बन जाएगा वाई अपॉन में एक्स। अब देखो थोड़ा सा देखते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या चीज़, थोड़ा डीप भी जाते हैं इसमें अपने, कि वाई अपॉन एक्स का मतलब देखो क्या हुआ, ये डिस्टेंस वाई है हमारे पास में, अगर ये डिस्टेंस वाई है तो ये भी वाई होगा, बिकॉज देखो इसके इक्वली तो है ये, ओके ये वाई हो गया और ये हमारे पास एक्स है। अगर मैं यहाँ थीटा एंगल देता हूँ तो देखो इसी थीटा ये एंगल थीटा यहाँ पे, उसी के लिए सारी चीज़ें आई हैं। अगर एंगल थीटा है यहाँ पे तो देखो अगर मुझे टेन का सिंपल फॉर्मूला लगाना है अगर, तो क्या बनना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये होगा वाई, बेस क्या होगा एक्स। तो देखो ये तो आया फॉर्मूला अपने पास, फॉर्मूला सेम ही है बट हमने को देखने का नज़रिया थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ठीक है। वहाँ अपने परपेंडिकुलर बेस वगैरह बोलते थे बट अब से हम ये बोलेंगे, ये इससे थोड़ा इजी होंगी चीज़ें, इससे हम जिस चीज़ के आंसर नहीं दे पा रहे थे वहाँ पे उनके भी आंसर हम इनसे देख पाएंगे। तो इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दो बार आप जब ट्राई करेंगे तो आपको आ जाएगी, ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने जो पढ़ा, दिस इज प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, देखो यहाँ तक है सिर्फ वैल्यू, ये यहाँ तक की ही वैल्यू की बात कर रहे हैं अपने। एंड इफ दिस इज एंगल थीटा तो साइन थीटा जो होगा दैट विल बी प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस डिवाइड बाय लेंथ ऑफ रेडियस, इट मीन्स वाई अपॉन आर। एंड कॉस थीटा विल बी प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस डिवाइड बाय रेडियस, एंड tan थीटा इज इक्वल्स टू प्रोजेक्शन ऑफ वाई एक्सिस डिवाइड बाय प्रोजेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब हम देखते हैं कि इनके जो साइन हैं कि पॉजिटिव रहेंगे और नेगेटिव रहेंगे, वो कहाँ कहाँ पॉजिटिव होंगे, कहाँ कहाँ नेगेटिव होंगे, इसके बारे में हम चलते हैं क्वाड्रेंट वाइज। अब देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सबके साइन क्या होते हैं। अब देखो साइन थीटा का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा y अपॉन आर, y। अब देखो y यहाँ पर इस डायरेक्शन के अंदर है तो y यहाँ पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और r भी अपने पास क्या है पॉजिटिव, क्योंकि r तो लेंथ है रेडियस की, सो पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। तो इट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन तो रहेगा पॉजिटिव। अगर साइन पॉजिटिव है तो साइन का रेसिप्रोकल जो कोसेक होता है दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। नाउ कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या था, एक्स अपॉन आर था वहाँ पे, दिस डिवाइड बाय दिस, सो अपने पास क्या बनेगा एक्स भी पॉजिटिव आर भी पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। अगर कॉस पॉजिटिव है तो सेक भी पॉजिटिव, उसका रेसिप्रोकल ही तो होता है। टेन की बात करते हैं, टेन का फॉर्मूला क्या था वाई अपॉन एक्स, एंड वाई एक्स दोनों पॉजिटिव है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो ये वाई पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, सो इट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव, तो कॉट भी हमारे पास क्या होगा पॉजिटिव होगा। इट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सबके सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। याद रखना, अब हम जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं ना ट्रिग्नोमेट्री के लिए दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब हम फंक्शंस पढ़ रहे हैं, रेशो नहीं होंगे। अब रेशो तो हमने 10th क्लास में पढ़े थे, अब रेशो और फंक्शन में क्या डिफरेंस है ये आपको धीरे धीरे समझ आएगा। तो जो कि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो होते हैं 11th क्लास के अंदर, उसमें सेकंड चैप्टर में हम देखते हैं फंक्शंस में फंक्शन चीज़ें क्या होती है एक्चुअल के अंदर, तो उसके बाद ही आपको समझ आएगा कि ये फंक्शन क्यों बोलते हैं। अब ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होगी, अब चलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के ऊपर। देखो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या है, सेम चीज़। अब यहाँ पर आ गया, ये इस जगह पे आया तो y, ये पॉजिटिव y अपने पास, दिस इज नेगेटिव y, दिस इज पॉजिटिव x एंड दिस इज नेगेटिव x। अब यहाँ पे थीटा मैं देता हूँ अगर इस तरह से, एंगल थीटा ये रहा, तो अब सेम वो चीज़ साइन का फॉर्मूला क्या था, प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है यहाँ पे, y पॉजिटिव है,
रेडियस क्या है, पॉजिटिव है, तो अभी भी ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, इसमें कोई चेंज है ही नहीं। कॉस की बात करते हैं, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। अब इसका प्रोजेक्शन ये आएगा, देखो इधर वाला ये प्रोजेक्शन है इसका। पहले प्रोजेक्शन इसका यहाँ था, इसमें इधर था, पॉजिटिव एक्स की तरफ था। अब प्रोजेक्शन क्या नेगेटिव एक्स की तरफ है, तो इसीलिए यहाँ पे आएगा नेगेटिव। डिवाइड बाय रेडियस, रेडियस तो पॉजिटिव ही रहेगी हमेशा, तो यहाँ पे कॉस क्या बना अपने पास, नेगेटिव बना। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस जो रहता है वो नेगेटिव रहता है। अभी जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये आपको यूज़ आएगी किसी भी वैल्यूज को निकालने के लिए। अभी आप सिर्फ समझते जाओ कि क्या हो रहा है एक्चुअल के अंदर। 10 की बात करते हैं। 10 का फॉर्मूला क्या था, y अपॉन एक्स। तो y तो हमारे पास पॉजिटिव है, ये y है हमारे पास, दिस इज x। तो y पॉजिटिव और x हमारे पास क्या नेगेटिव, इट मीन्स साइन इसका क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ओके, अगर 10 नेगेटिव है तो कॉट भी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। और कॉस नेगेटिव था तो सेक भी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। और साइन पॉजिटिव था तो कोसेक भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। यानी सेकंड क्वाड्रेंट में हमें क्या क्या पॉजिटिव मिले, ओनली साइन थीटा एंड कोसेक थीटा हमें पॉजिटिव मिले, बाकी सब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपको पता होनी चाहिए कि पॉजिटिव है तो क्यों है। अब चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के ऊपर। एक चीज़ मैंने और बतानी थी आपको, देखो मैंने यहाँ पे साइन का फॉर्मूला लगाया y अपॉन आर, और हमें जो फॉर्मूला याद था पहले वो अपने पास फॉर्मूला क्या होता था, टी बी पी एच एच भी होता था। तो उसके अकॉर्डिंग क्या बनना चाहिए, पी अपॉन एच बनना चाहिए। देखो पी अपॉन एच भी अगर मैं लगाऊँ फॉर्मूला, आप ये फॉर्मूलेस भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ये याद नहीं करने प्रोजेक्शन वाले। तो देखो पी अपॉन एच था, अब पी मेरे पास ये होगा परपेंडिकुलर, और ये किसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, वाई के इक्वल। तो डायरेक्टली मैं वाई पुट कर दूँ यहाँ पे, डिवाइड बाय हाइपोटेनस ये रहा आर, तो वाई अपॉन आर आ गया ना मेरे पास। अगर मैं कॉस की बात करता हूँ तो कॉस क्या होता था, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता था, तो बेस अपने पास ये रहा एक्स। कॉस अगर निकालना हो मुझे तो बेस अपने पास एक्स है, हाइपोटेनस क्या है, आर है। तो है तो सेम चीज़ ही हमने पढ़ रहे हैं, बट थोड़ा अलग से तरीके से पढ़ रहे हैं अपने। आपको अगर ये चीज़ नहीं याद रखनी प्रोजेक्शन वाली तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, बट ये मेरे ख्याल से ईजी रहेगा इस बार। तो अब देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, क्वाड्रेंट थर्ड में पहुंच गया हम। अब एंगल इसका बन रहा है ये, दिस इज एंगल थीटा। अब अगर एंगल ये बन रहा है तो देखते हैं साइन का साइन क्या रहेगा, हाँ साइन का साइन क्या रहेगा। तो देखो अब प्रोजेक्शन क्या बनेगा, ये अपने पास है तो y एक्सिस अपने पास ये होगी, तो इसका प्रोजेक्शन अब ये बनेगा, दिस इज y। हमें पता है y अब नीचे की तरफ है इस क्वाड्रेंट के अंदर, दिस इज नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे y का साइन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। सिमिलरली ये जो चीज़ है ये प्रोजेक्शन रहेगा x पे ऊपर, तो x का साइन भी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो अब साइन की बात कर लेते हैं। साइन का फॉर्मूला क्या था, y अपॉन आर होता था, तो y का साइन क्या है, नेगेटिव, r तो पॉजिटिव ही है, तो इस बार साइन अपने पास आ गया नेगेटिव। साइन थीटा की वैल्यू आई नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा होता है नेगेटिव, साइन नेगेटिव है तो कॉस थीटा विल बी नेगेटिव ऑल्सो। अब कॉस थीटा की बात करते हैं। कॉस का फॉर्मूला क्या था, एक्स अपॉन आर। एक्स अपॉन आर आपके तरीके से याद रखना है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो बेस क्या है, नेगेटिव है, तो माइनस एक्स डिवाइड बाय हाइपोटेनस आर। अगेन साइन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ओके, अगर कॉस नेगेटिव आया तो सेक भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। 10 की बात करते हैं। देखो 10 होता है y अपॉन एक्स या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ये अपने पास, और इसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव y है। ओके, तो नेगेटिव y डिवाइड बाय ये भी क्या है, नेगेटिव x है। नेगेटिव से नेगेटिव कटा, वैल्यू क्या है अपने पास, पॉजिटिव। तो टेन थीटा और कॉट थीटा ये दोनों क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या चीज़ आई, टेन एंड कॉट जो रहेंगे वो पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये चीज़ आपको पता रहनी चाहिए, क्योंकि जब आप बुक पढ़ेंगे तो वहाँ सिर्फ इतना लिखा होगा कि इस क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव रहता है, इस क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव रहता है। मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव क्यों रहता है, इसका रीज़न आपको पता होना चाहिए। अब पहुँच गया हम फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए ये रहा थीटा, एंगल हमें एक्स एक्सिस के साथ रखना है, उससे ईजी रहता है चीज़ें। अगर ये है तो देखो अपने पास ये रहा प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, इस बार प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव बनेगा क्योंकि ये इस तरफ आ रहा है, अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब वाई का प्रोजेक्शन इस पॉइंट पे, वाई का प्रोजेक्शन इस पे, ये रहा वाई का प्रोजेक्शन जो कि क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो देखते हैं फिर से साइन थीटा, इस बार भी साइन थीटा, वाई अपॉन आर था तो वाई नेगेटिव है, अपॉन में पॉजिटिव है, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव। मैं सीधा लिख रहा हूँ, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या रहेगा, नेगेटिव। और साइन नेगेटिव हुआ तो कोसेक भी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस इस बार अपना पॉजिटिव, ओके, तो पॉजिटिव और हाइपोटेनस इट मीन्स रेडियस, रेडियस भी क्या पॉजिटिव है, तो कॉस, अब लो भाई कॉस भी पॉजिटिव आ गया यहाँ पे, तो कॉस पॉजिटिव है तो सेक भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। 10 की बात करते हैं। 10 क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी वाई अपॉन एक्स, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज इक्वल्स टू नेगेटिव, और ये भी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा।
इट मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस थीटा एंड सेक थीटा क्या रहते हैं, पॉजिटिव, बाकी सब क्या रहते हैं, नेगेटिव। ये चीज़ आपको अच्छे से समझनी है। अब हम थोड़ा पहले लिमिटेशन दूर करते हैं अपनी, जो हमें यहाँ मिली थी ट्रायंगल वाले केस के अंदर, कि 0 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू हम कैसे निकालें। तो वो लिमिटेशन दूर करते हैं हम इस सिस्टम से। तो मुझे निकालना है साइन 0 डिग्री, ठीक है। अब देखो 0 डिग्री कब बनेगा, जब ये लाइन जो वो ऐसे ही रहे, मतलब यहीं पर लाइन रहे, जो मैंने जो रेडियस बनाई थी वो रेडियस यहाँ ना होके रेडियस यहीं रह जाए, तो उसे हम बोलेंगे 0 डिग्री, ठीक है। तो रेडियस मैंने यहीं बना लेता हूँ मैं, रेडियस इसके साथ ही सेंटर है अपने पास, तो रेडियस अपने पास इसके जस्ट ऊपर आ गई, आर भी यहीं आ गया, और उसका प्रोजेक्शन जो रहा एक्स पे प्रोजेक्शन क्या था, ये एक्स प्रोजेक्शन ही तो था, तो प्रोजेक्शन आर के इक्वल आ जाएगा। तो देखो साइन 0, साइन का फॉर्मूला अपने पास क्या होता था, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस डिवाइड बाय रेडियस, ये होता था अपने पास फॉर्मूला। अब बिकॉज ये रेडियस यहीं पर है, क्योंकि 0 डिग्री का एंगल बना रही है ना ये, तो क्या वाई एक्सिस के ऊपर कोई प्रोजेक्शन पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो 0 डिवाइड बाय रेडियस आर, तो आंसर अपने पास क्या आया, 0। ये लो साइन 0 0 आ गया अपने पास इस सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब साइन 90 भी देख लेते हैं हम। साइन 90 के लिए देखो क्या होगा, साइन 90 के लिए जो रेडियस होगी वो यहाँ रहेगी, जब रेडियस यहाँ रहेगी तो एंगल 90 डिग्री बन गया ना ये वाला एंगल। तो प्रोजेक्शन क्या रहा इस बार, वाई, वाई पर प्रोजेक्शन क्या रहा, रेडियस के इक्वल रहा प्रोजेक्शन अपने पास। तो अब देखो फॉर्मूला वही वाई अपॉन आर, इट मीन्स वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन आर ही है और रेडियस खुद भी क्या है, आर ही है, तो आर से आर कैंसिल हुआ, वैल्यू क्या आ गई अपने पास 1। तो साइन 90 अपने पास 1 आ गया। इट मीन्स इस सिस्टम की बेसिस पर हम जो लिमिटेशन थी इसका आंसर हम दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि अभी क्या बताया मैंने बताया कि अपने जो जनरल केस पढ़ा था उसमें क्या था कि रेडियस ऐसे रहती थी अपने पास आर, और उसका प्रोजेक्शन पड़ता था यहाँ पर, उसे हम बोलते थे एक्स एक्सिस प्रोजेक्शन, और जो प्रोजेक्शन यहाँ पड़ता था उसे हम बोलते थे वाई एक्सिस प्रोजेक्शन। अब मैंने, और यहाँ पे अपने पास एंगल बनता था थीटा। अब मैं कह रहा हूँ एंगल थीटा यहाँ नहीं है, एंगल थीटा 0 डिग्री है, तो 0 का मतलब क्या है, ये जो लाइन होगी ये जस्ट इसके साथ कोइंसाइड हो जाएगी, तो वही तो किया था हमने अभी तक। इस लाइन को हम इसके ऊपर रख लेते हैं, जो रेडियस थी वो रेडियस अपने पास यहाँ आ जाएगी। ये लो, जब रेडियस यहाँ आई तो अपने पास आर भी यहीं आ गया और एक्स का प्रोजेक्शन भी यहीं पर आ गया, और जब 90 डिग्री बनेगा तो हमारे पास आर भी यहीं आ गया, प्रोजेक्शन भी यहीं आ गया। तो इसलिए ये दोनों वैल्यूज़ का आंसर हम निकाल सकते हैं।